नमस्ते। इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है और मैं हूं उत्पल चौधरी। देखिए, आज बात करेंगे हम लोग सबसे पहले सोना और चांदी को लेकर कि जो अमेरिका और चाइना के बीच जो बातचीत होना है 30 तारीख को, उसके मद्देनज़र क्या रह सकता है इस बाज़ार में। और दूसरी बात कि अपने शेयर बाज़ार के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से रसिया से जो तेल नहीं मंगवाएंगे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और तमाम बातें। तो इन दो मुद्दे पे आज बातचीत होगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सोना चांदी को लेकर। जैसा कि देखा गया कि गोल्ड में जो है वो 0.45% की गिरावट देखी गई और मतलब फ्यूचर एंड स्पॉट दोनों में उसी के आसपास का था। और सिल्वर में जो है 0.60% की जो है गिरावट देखी गई है। देखिए, सोना चांदी को लेकर रॉयल बैंक ऑफ कनाडा, जिसकी रिपोर्ट जो है वो काफ़ी रिसर्च के बाद आती है, खासकर धातुओं पे जो है वो बहुत ज़बरदस्त रिसर्च करता है। तो उसकी एक रिपोर्ट है और इसके रिपोर्ट का एक वजूद है पूरे दुनिया में। तो उनका ये कहना है कि जो 30 अक्टूबर को जो बैठक होने वाली है, जो है ट्रंप और जो है चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में, उसके पहले सोना की कीमत को अमेरिका चाहेगा कि नियंत्रित रखा जाए, क्योंकि ऊंची कीमत जो है वो वार्ता के दरमियान जो है वो अमेरिका के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर कीमत भाग जाएगी, क्योंकि इस समय जो चल रहा है, जो सोना में जो अमेरिका वर्सेस चाइना चल रहा है और जिस तरीके से चाइना के यहाँ खरीदारी हो रही है, मतलब जो कहा जा रहा है कि ऑन रिकॉर्ड जो है ये कहा जा रहा है कि उसके पास 2300 टन गोल्ड है चाइना के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के पास। लेकिन जो अनऑफिशियल रिपोर्ट आ रही है, जो बात कही जा रही है कि उसके पास जो है लगभग 10,000 से लेकर 14,000 टन के आसपास का गोल्ड है और टोटल जो है 75,000 टन गोल्ड जो है वो चाइना में है इस वक्त। तो और पूरे दुनिया का आप एक तरीके से देखें तो पूरी दुनिया में जो है 2 लाख जो है 16,000 टन मैट्रिक टन के आसपास जो है वो गोल्ड निकला हुआ है। तो उसमें से अगर 75,000 है तो एक बड़ा चंक हो गया, लगभग जो है आप कहें कि उसको 35% के आसपास का जो है गोल्ड ऐसा दिख रहा है जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से। तो वो चाहेगा कि नियंत्रण में रखा जाए। इसके लिए BIS, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट और प्लस प्रोटेक्शन टीम PPT, ये जैसे संस्थान जो है ये सोना में गिरावट की काम करेंगे, ताकि अमेरिका जो बातचीत के लिए जो जाएगा, देखिए अमेरिका सब कुछ खो चुका है। जो इस वक्त जो अमेरिका का जो पोजीशन है, अमेरिका जो चीज़ें पहले करता था उसी हिसाब से, मतलब आप इसको सिंपल भाषा में इस तरीके से सोचिए कि अगर अमेरिका को हटा दिया जाए दुनिया के मैप से तो चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपनी चीज़ें उस तरीके से व्यवस्थित कर लिया है, क्योंकि जो चीज़ वो अमेरिका को भेजता था वो 120 कंट्री को भेजने लगा, तो बात बराबर हो गई। क्योंकि जब नहीं भेजा उसने तब उसका 8% का ग्रोथ आ गया सितंबर में, जो बाहर चीज़ें जो भेजता है। तो एक चीज़, दूसरा जो अमेरिका से मंगवाता था उसकी भी व्यवस्था कर लिया उसने। वो जो है ब्राज़ील से मंगाने लगा, जो है अर्जेंटीना से मंगाने लगा, कनाडा से मंगाने लगा और भी कंट्री से मंगाने लगा। तो इस वक्त ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और दूसरी बात कि जो सेमीकंडक्टर और AI है उस पर खुद ही अपने आप को इतना तैयार कर लिया कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आज के डेट में। तो ये चीज़ जो है इस समय जो अभी देखिए मार्च किस पे चल रही है, सोना और चांदी पे चल रहा है। और सोना के रेट पे जो फ्लक्चुएशन है, जिस पे कि कल हम लोगों ने बात किया था कि किस तरीके से जब जापान का बाज़ार खुलता है तो उसको गिराया जाता है, चाइना का बाज़ार खुलता है तो उसको उठाया जाता है, और जो है अमेरिका का जो बाज़ार जब खुलता है और फिर उसके साथ इंग्लैंड का बाज़ार भी साथ मिल जाता है और दोनों मिलकर फिर रेट को जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। मतलब इस समय जो 3 ताकत देखें आप, इंग्लैंड, अमेरिका और जापान, वो गिराने के लिए है और चाइना जो है उसको थामने के लिए है। तो एक बड़ा ज़बरदस्त द्वंद्व चल रहा है। तो ऐसे में अगर सोना की कीमत पे जो कहा जा रहा है और चांदी पे, ये 30 अक्टूबर तक जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट रहेगा, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा इस दरमियान। तो अब जो है इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि फ्लक्चुएशन किस लेवल का होगा, ऊपर का होगा कि नीचे का होगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन 30 तक जो है बैंक ऑफ कनाडा जो है उनका ये कहना है कि अल्पकालिक दबाव है, लेकिन दीर्घकालिक में, लॉन्ग टर्म में ये जो है, शॉर्ट टर्म में जो है यहाँ पे दबाव बना रहेगा दोनों मेटल पे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है इसमें तेज़ी रहेगी, ये उनका कहना है। और साथ में ये कह रहे हैं कि 1979 के बाद से सोना में सबसे ज़्यादा तेज़ी आया है इस वक्त 2025 में, और थोड़ा सा जो अस्थिर बना हुआ है ये, तो इसको स्वस्थ संकेत माना जा रहा है जो है RBC के द्वारा, क्योंकि ये बता रहा है कि एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट का फॉर्मेशन हो रहा है और ये स्ट्रक्चरल बुल मार्केट का हिस्सा है। तो इनका कहना है कि लॉन्ग टर्म में फ़ायदा है, अभी शॉर्ट टर्म में काफ़ी उठापटक है और 30 तारीख तक तो बहुत ही
उठापटक है, ये बातें कही जा रही है। साथ में एक और वो सजेशन दे रहे हैं कि सिल्वर पे अभी लॉन्ग पोजीशन वो उचित नहीं है इस वक्त, जो उनकी ही रिपोर्ट में जो बातें उभर कर सामने आ रही है। अब देखिए, सोना को अगर हम देखें तो सोना जो है अगस्त में 18 टन सोना जोड़ा गया और जुलाई में 11 टन, यानी 7 टन ज़्यादा सोना खरीदा गया। जो बात हो रही थी, अगस्त तक का रिपोर्ट आया है। जो जो गोल्ड काउंसिल से जो रिपोर्ट आई है वो अभी सितंबर का रिपोर्ट नहीं आया है। सितंबर में हो सकता है और ख़रीदारी हुई हो, मतलब अगस्त से भी बढ़कर खरीदारी हुई है। और चीन का ये देखा गया है कि लगातार 10 महीने से वो गोल्ड खरीद रहा है, वो किसी महीने रुक ही नहीं रहा है। और मतलब अगस्त महीने में उसने सिर्फ दो टन गोल्ड खरीदा था। जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो उसमें काफ़ी तेज़ उछाल हो गया है। इस समय जो गोल्ड को और इनको लेकर जो ट्रेड हो रहा है वो 34 लाख करोड़ का हो रहा है, जो पिछले महीना की तुलना में 34% ज़्यादा है। एक दिन में जो है 34 लाख करोड़ का ट्रेडिंग होने लगा है। और जो गोल्ड ETF है वो पहुंच गया है जो लगभग 41,50,000 करोड़ का, और ये पिछले तिमाही से 23% की बढ़ोतरी है। मतलब ऐसा नहीं कि फिजिकल गोल्ड में ही भी है, गोल्ड ETF में भी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है। और एक चीज़ और बताया जा रहा है कि जो तीसरी तिमाही में गोल्ड ETF में $26 बिलियन, मतलब लगभग 2,30,000 करोड़ का जो है गोल्ड ETF खरीदा गया था। तो कुल मिलाकर सोना में जो है ज़बरदस्त तेज़ी है। एक तो सेंट्रल बैंक खरीद ही रहे हैं, दूसरा ETF वगैरह कौन होता है, हम जैसे आप आम जनता खरीदती है, तो वहाँ भी तेज़ी देखा जा रहा है। और जो ट्रेडिंग हो रहा है, जो तेजरिया और मंदिरिया जो है वहाँ भी बहुत ज़बरदस्त है। 34 लाख जो है 14,000 करोड़ का डेली का ट्रेडिंग है। तो ये एक रिपोर्ट है जिसमें बताया जा रहा है। और ऐसा ही कहानी सिल्वर के साथ भी अभी देखा जा रहा है कि सिल्वर में भी बहुत ज़बरदस्त ट्रेडिंग हो रहा है। और सिल्वर में तो कहा जा रहा है जो कि फिजिकल सिल्वर है उसकी कमी है। भले सिल्वर के रेट को जो है स्पॉट और फ्यूचर में जो भी चीज़ें हैं वो जो देखने को मिल रहा है रेट में वेरिएशन और तमाम चीज़, लेकिन हकीकत में ये है कि जो फिजिकल सिल्वर है इस वक्त उसकी कमी अब भी बरकरार है। RBC का कहना है कि फिलहाल जो है उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये बाजार बुलिश है। अमेरिका के पास गोल्ड काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 8,000 मैट्रिक टन से ज़्यादा गोल्ड है। और फेड के पास जो गोल्ड सर्टिफिकेट रखे हुए हैं, जो रखा हुआ है सर्टिफिकेट, वो उसका बुक वैल्यू है $42.2 प्रति ऑंस। उसके बाद से इसमें चेंज नहीं किया गया है। ये एक समय 1973 के आसपास जो है $35 प्रति ऑंस था, तो वहाँ से बढ़ाकर जो है ये 70s में ही रखा गया था, $42.2 प्रति ऑंस। उसके बाद से बढ़ोतरी नहीं की गई है। और ये कहा जा रहा है कि अगर अभी बाज़ार के भाव से रीसेट कर दे, जो बाज़ार का भाव जो है अभी $4100 प्रति ऑंस चल रहा है, उससे ऊपर ही चल रहा है, अगर उस पर रीसेट कर देता है इस वैल्यू को और जितना गोल्ड है उसके पास, तो फिर फेड को जो है, सरकार को जो है अतिरिक्त पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि कीमत इतना पे है और जब एक्स्ट्रा जो आएगा वो पैसा फिर सरकार को देना पड़ेगा। तो सरकार की ट्रेजरी में वो पैसे जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो अगर ये चीज़ हो जाता है तो अमेरिका पे जो कर्ज का बोझ के तले जो दबा हुआ है उस बोझ से बहुत ज़बरदस्त राहत मिल जाएगी। तो ऐसे में एक पॉइंट उभर कर सामने आ रहा है, ये दूसरा पहलू है। उसका ये कहना है कि अमेरिका भी अब चूंकि कर्ज पे जिस तरीके से लदा हुआ है और उसके तमाम कोशिशों के बावजूद वो कर्ज को ख़त्म नहीं कर पा रहा है और वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि उसने सोचा था कि टैरिफ लगाएंगे तो लोग, इंडस्ट्री लगाएगा तो इस तरीके से कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन वो दांव उल्टा पड़ गया। तो ऐसे में अब अमेरिका ये विचार करने लगा है कि सोना की कीमत पे जो है अगर बढ़ा हुआ रहे और इसको सेट कर दिया जाए तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अमेरिका के ये रिपोर्ट है कि अमेरिका का जो रुख अब तक रहा था, जब आप 1944 से लेकर अब तक देखें 80 साल से, ये रहा था कि गोल्ड को कम दबा के रखो ताकि डॉलर उछल कर रहे। लेकिन जो जिस तरीके से जो चीज़ें हो गई हैं और उसमें ये हो गया है कि अभी जो दुनिया का जो लोन है वो गोल्ड डॉलर से ज़्यादा है, तो ऐसे में डिफ़ॉल्ट हो सकता है बहुत सारा, और फिर डॉलर की मांग बढ़ेगी। डॉलर की मांग बढ़ेगी तो फिर डॉलर को छापना पड़ेगा, अगर डॉलर को छापना पड़ेगा तो फिर जो है उसका वैल्यू गिरेगा और गोल्ड और सिल्वर का दाम भी ऊपर जा सकता है। तो आप, लेकिन इस पॉलिसी से अगर उसको आप कंट्रोल करके रखा हुआ है अमेरिका, गोल्ड को चाहेगा कि नहीं बढ़े, तो वो नुकसानदायक होगा।
लेकिन अगर ये चाहेगा कि गोल्ड की कीमत बढ़े और उसको रीसेट कर दिया जाए, दूसरा पहलू है, तो रीसेट कर दिया जाए तो उसको फ़ायदा हो जाएगा। तो ये जो रिपोर्ट आ रही है अंदर से, अब कितना करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है, कि इस तरीके से गोल्ड का वैल्यू ऊंचा रहना वो अमेरिका के फेवर में जा रहा है। तो ऐसे में 30 अक्टूबर के बाद, चूँकि 30 अक्टूबर तक तो कुछ नहीं होने वाला है, उसको तो नीचे रखना है, चूँकि चाइना के लिए कोई मुद्दा है नहीं अभी इसके पास, तो उसको नीचे रखना है। उसके बाद से ये चीज़ें हो सकती है, और अगर ये चीज़ हो गया तो फिर गोल्ड में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी रहेगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कोई खरीदने का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ चूँकि खबरें हैं इसलिए मैं बताता हूँ बॉस। इसका ये अर्थ नहीं कि खरीदें, आप जो भी करेंगे इसको सुन लीजिए, खरीदना जो भी होगा वो एक्सपर्ट से बात करके ही कीजिएगा। क्योंकि जो गोल्ड और सिल्वर पे जो मैं रिसर्च देता हूँ वो आपको कोई ब्रोकर या कोई नहीं दे सकता वो चीज़ें, तो ये सिर्फ आपके समझने के लिए होता है। बाकी जो डिसीजन लीजिएगा वो अपने पॉकेट के हिसाब से, अपने जो एनालिस्ट होंगे या जो भी आपके हैं जिससे सजेशन लेकर आप खरीदते हैं चीज़ें, उसे खरीदिए या अपनी मन की बात को सुनिए। वो दो बातें हैं। अब ये है कि जो 30 तारीख को चीन और अमेरिका के बीच जो बैठक है, जो महा बैठक है, उसमें जो बातें कही जा रही है कि कुछ खास निकलने की उम्मीद कम है। चूँकि वहाँ पे एक चीज़ देखा गया है कि कई राउंड से बातचीत हो चुकी है। ट्रंप के साथ तो अब हो रहा है, बाइडेन से लेकर तमाम चीज़ में। अगर 2019 में ट्रंप और इसकी मुलाकात हुई थी तब से कई राउंड बातचीत होती है। लेकिन निष्कर्ष जो है, व्यापार से बातचीत शुरू होती है और जाकर ख़त्म हो जाता है राजनीति पे, क्योंकि एक दूसरे पे भरोसा नहीं है और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है। और साथ में जो है ये ट्रेड वार जो है अब पावर वार पे बदल गया है। और इस समय जो तुरुप का पत्ता हाथ लगा है कि जो वो सप्लाई चेन बंद कर सकता है, जो है रेयर अर्थ मटेरियल पे जो चीज़ें लागू कर रहा है, जो 1 दिसंबर से लागू होना है। और जिस चीज़ पे रेयर अर्थ लग रहा है उस पे अमेरिका का इकॉनमी उसी पे डिपेंडेंट है। तो इस समय अमेरिका बैकफुट पे है। अगर नहीं होता है एग्रीमेंट तो चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने अपनी व्यवस्था कर लिया है। उस जो अमेरिका से जो सामान मंगा रहा था वो दूसरे कंट्री से मंगा रहा है, अमेरिका को जो भेजना था वो दूसरे कंट्री को भेजने लगा है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रेयर अर्थ जैसे ही बंद हुआ तो वहाँ सेमीकंडक्टर से लेकर डिफेंस सारा चीज़ प्रभावित हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो जो इकोनॉमिस्ट की खबर है, बड़ी शानदार खबर छपी है, 3 आर्टिकल छपा है उसका, तो पूरा तो नहीं बता सकते। उसमें पहला आर्टिकल है कि क्यों चीन व्यापार युद्ध जीत रहा है। इकोनॉमिस्ट बहुत शानदार मैगजीन है, ये जो है दुनिया के जो है सर्वश्रेष्ठ इकॉनमी पे सर्वश्रेष्ठ मैगजीन है वो। और उसकी रिपोर्ट है कि चीन व्यापार युद्ध क्यों जीत रहा है। उसके रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि चीन ने जो है यूएस का जो आर्थिक नीति था उसका काट निकाल दिया है, नए मानदंड गढ़े हैं, निर्यात उत्पादन की वैकल्पिक बाजार पर अधिक नियंत्रण कर लिया है, जो बातें हम लोग कह रहे थे। दूसरा जो आर्टिकल है उसमें है कि यूएस को उसी के ट्रेड वेपन से चीन ने हराया, क्योंकि उसने सब्सिडी दिया, तकनीकी नियंत्रण, बाजार सुरक्षा और डॉलर पे कम निर्भरता, और अपने जो है करेंसी को मजबूत करना और वैकल्पिक व्यवस्था किया। तो इसके जरिए उसने बैकफुट पे ले आया। और तीसरा, ट्रेड वार से नहीं निकल पाएगा कोई बातचीत का नतीजा। वो कह रहे हैं कि मूल समस्या पे सहमति होगी नहीं, भरोसे की कमी है, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जो अभी आपसे बात कर रहे थे, और एक तरीके से पावर वार है। और ये पिछले कई बारों में कुछ नहीं निकला है, तो यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा। और यहाँ से नहीं निकलेगा तो गोल्ड वार शुरू होगा, जो है बहुत तेज गोल्ड वार शुरू होगा और सिल्वर वार शुरू होगा। तो ये 30 अक्टूबर तक जो है अभी खेल देखिए, खेल का धार देखिए, और उसके बाद भी 7 दिन तक खेल का धार देखिएगा, और फिर देखते हैं उस पर किस तरीके से उठापटक होता है। बाकी अपने शेयर बाजार के बारे में बात कर ले। अपने शेयर बाजार में जो है 25,795 पे बंद हुआ, 96 पॉइंट्स गिरावट के साथ 0.37% की गिरावट रही निफ्टी में। सेंसेक्स में 84,211 पे 344 पॉइंट की गिरावट, 0.41% की गिरावट थी। मिड कैप में 0.22%, स्मॉल कैप में 0.15% और पीएसयू में 0.18% की गिरावट हुई। एफआईज की कल खरीदारी रही 621 करोड़ का, और डीआईज की खरीदारी रही 173 करोड़ का। अब 25,700 जो है वो एक सपोर्ट लाइन बन गया है। अगर इसको बना रहता है, इसको नहीं तोड़ता है, तो फिर मार्केट जो है ऊपर 26,000 का रुक लेगा। अभी 26,100 से लौट आया था, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त बिकवाली हो गई थी। और जो है अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 25,500 जो है वो एक सपोर्ट लाइन है।
जो है बड़ा सपोर्ट लाइन है। और अभी जो कहा जा रहा है कि मार्केट जो है 25,500 से लेकर 26,500 के बीच जो है 1,000 पॉइंट्स के बीच में बहुत ज़बरदस्त हिचकोले खाएगा। यूएस का इन्फ्लेशन जो है 3% के आसपास रहा, जैसा कहा जा रहा था उसी के आसपास रहा, तो वहाँ के बाज़ार में एक हल्की सी तेज़ी देखी गई है। चारों जो उसकी मार्केट हैं, नेस्डेक, डाउ और S&P और रसल, इसमें चारों में देखा गया। अब आते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील होना है, पहले तो ये हुआ था कि जो है आसियान समिट में ऐलान हो जाएगा, लेकिन वहाँ तो मोदी जी जा नहीं रहे हैं, ट्रंप आ रहे हैं और जो है वो कोई बातचीत होगा नहीं, क्योंकि जो ट्रंप का जो मुद्दा है वो रसिया वाले इस पे इशू पे है कि रसिया से तेल लेना बंद करो। और जो चीज़ें आई हैं, अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई ऑर्डर दिया नहीं गया है किसी भी तेल कंपनी को। इवन रिलायंस का भी स्टेटमेंट आया कि उसे कोई ऑर्डर मिला नहीं है। अगर ऑर्डर मिलेगा तभी वो उस पर करेंगे। अब इस पर यह है कि जो हम रसिया से जो तेल मंगाते हैं वो लगभग 4,63,000 करोड़ का जो है तेल मंगाते हैं, जो पिछले साल मंगाए थे 2024 में, और ये टोटल जितना तेल मंगाते हैं उसका 37% है, क्योंकि उसके बाद हम इराक से मंगाते हैं 20%, सऊदी से 14%, यूएई से 9% और जो है अमेरिका से जो है 4% मंगाते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है, और इसके बाद से इस साल घटा है, ये 37% पिछले साल था, तो इस साल जो है 34% हम मंगाए हैं, 3% की गिरावट देखी गई है। लेकिन जो एक पॉइंट जो थमा हुआ है, इस पर जो है रजामंदी हो नहीं रही, चूँकि आप रसिया को छोड़ नहीं सकते। रसिया जो है वो आपका पुराना सहयोगी है, आपके डिफेंस और तमाम चीज़ों पे उसके बहुत सारे जो है इक्विपमेंट्स आते हैं वहाँ से, तमाम चीज़ें हैं, तो रसिया को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो अब इसमें से बीच का क्या रास्ता निकलता है, या ये बातचीत फिर खटाई पे चला जाएगा, उस अखबार की जो रिपोर्ट थी क्या वो गलत साबित होगी, और तमाम फैक्टर हैं। तो और आसियान में नहीं जाना ये भी एक संकेत करता है कि जिस तरीके से वो ज़बरदस्ती थोप रहा होगा कि रसिया से अब बातचीत ना करें, तो उसको अवॉइड करने का एक तरीका भी रहा होगा। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। तो इस समय जो बातें उभर कर सामने आ रही थी कि बहुत जल्द ऐलान हो जाएगा, वो इस समय टलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लेकिन जो एक रिपोर्ट आई है जो है CLSA की, कि जो हम रसिया से जो तेल मंगाते हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स होती है कि इतना फ़ायदा होता है, इतना फ़ायदा होता है, उसका कहना है कि सिर्फ 4.74% का फ़ायदा है, और ये सिर्फ 22,000 करोड़ का है। और अमेरिका से जो ट्रेड नहीं हो रहा है उससे हमें नुकसान जो है लगभग 60,000 करोड़ के आसपास का है, जो है अगर आप उसको देखें तो मतलब है तो जो है 7.5 लाख, टोटल 12 लाख करोड़ के आसपास का है, लेकिन जो तमाम चीज़ों को देखें, जो टैक्स वैक्स जो लग गया है उस पर 60 से 80,000 करोड़ के आसपास का है। तो अमेरिका से ज़्यादा नुकसान है अगर उस पॉइंट से, जो CLSA की रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो, और 22,000 जो है रसिया से उसको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन उसके साथ बहुत सारे जो हैं डिप्लोमेसी, हर तमाम फैक्टर है। तो इस समय जो मामला जो है वो उलझता हुआ दिख रहा है तेल पे। तो इस पे एग्रीमेंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि शेयर बाज़ार की भी नज़र लगी हुई थी कि तेल एग्रीमेंट हुआ और अगर 15-16% आ गया तो फिर बहुत शानदार हो जाएगा बाज़ार के लिए। तो यहाँ पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इस पर आगे कुछ नहीं कहा सकता, और अटकल लगाना भी नहीं चाहिए। दो देशों के बीच की बात है, दो देशों के डिप्लोमेसी की बात है, 3 देश है बल्कि अब तो इस पे क्या आउटकम निकलता है उस पर काफ़ी कुछ रहेगा। बस इतनी ही खबर है, कल मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ।